हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमी का। मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है, या सीधी भाषा में इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मैंने इक्विलिब्रियम वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 जगह डिस्कस किया। सबसे पहले बात की मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जहाँ कस्टमर सेटिस्फाइड है। दूसरा बात किया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, जहां फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड है। और तीसरी बात की मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम में, जहां एक मार्केट कंप्लीट फॉर्म में सेटिस्फाइड है। जितनी मार्केट की कुल डिमांड है वो कुल सप्लाई की इक्वल है। ऐसे ही यहां बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर कि इकोनॉमी में कब माना जाएगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, इकोनॉमी एक स्टेबल कंडीशन में है। स्टेबल कंडीशन का मतलब जहां ना महंगाई हो, ना मंदी, ना इन्फ्लेशन हो, ना डिफ्लेशन। तो ये तो तब माना जाएगा जब इकोनॉमी की कुल डिमांड, जिसे बोला गया एडी, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है तब माना जाएगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बच्चों, डिमांड वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के फॉर्म में। यहां बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड के फॉर्म में। तीनों में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई में इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप वो जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो जाए कि यहाँ किस डिमांड की बात हो रही है और माइक्रो में कौन सी डिमांड की बात होती है। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब इकोनॉमी की कुल डिमांड कुल सप्लाई की इक्वल रहेगी। और जो डिमांड की यहाँ बात हो रही है ये हमेशा रहेगी एस्टिमेटेड, जिसे बोला जाएगा एक्स एंटी एडी। सेम ऐसी सप्लाई रहेगी एक्स एंटी एएस। तो आफ्टर कंसीडरिंग एडी एंड एएस, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक्स व्हेन एक्स एंटी एडी इज इक्वल्स टू द एक्स एंटी एएस। जितनी इकोनॉमी में कुल डिमांड है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर कुल सप्लाई है, तब माना जाएगा ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन। तो मेरी कंडीशन आई एडी इक्वल्स टू एएस। और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कुल जितने मार्केट वैल्यू का गुड्स बना वो मार्केट में बिक गया, तो हाउस होल्ड ने उतना ही पैसा कमाया जितनी टोटल वैल्यू थी गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट्स व्हाई एएस इज आल्सो इक्वल्स टू द इनकम। तो मेरी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू एडी इक्वल्स टू एएस। जब भी इकोनॉमी होगी इक्विलिब्रियम में एडी और एएस दोनों रहेंगे इक्वल। अब जो एडी का फॉर्मूला था वो था सी प्लस आई, और एएस का फॉर्मूला था सी प्लस एस। एएस का फॉर्मूला था सी प्लस एस। तो मैं ये कह सकता हूं यही फॉर्मूला हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई का, और ये फॉर्मूला भी हो सकता है एग्रीगेट डिमांड का। तो जो सी प्लस आई वाला फॉर्मूला है, इकोनॉमी जब भी इक्विलिब्रियम में होगी तो सेम यही फॉर्मूला होगा एडी का, और सेम यही फॉर्मूला होगा एएस का। ऐसे ही एएस का फॉर्मूला होगा नॉर्मली सी प्लस एस। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो यही फॉर्मूला होगा एडी का। और एएस और इनकम दोनों है इक्वल, इसीलिए सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा इनकम का। अब सी प्लस आई जो है, सी प्लस आई, इसे और फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, या फिर सी वाई प्लस आई। और आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाई आई बार। तो ये फॉर्मूला ये आ गया मेरे यहां से। ऐसे ही मैं एग्रीगेट सप्लाई के सी प्लस एस को एक्सपांड कर सकता हूं। सी की जगह ये वाली इक्वेशन लिख दूं, और एस की जगह सेविंग फंक्शन की क्या इक्वेशन है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मेरा यहां से ये क्लियर हो गया जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी तो एडी और एएस का इक्वल होना जरूरी है, या फिर एडी और एएस इक्वल है जिस पॉइंट पर, वो मेरा होगा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी को बच्चों नाम दिया एडीएएस अप्रोच। जब भी मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूं, उस पॉइंट को बोलेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर अगर एडी एएस से कम हो या फिर एडी एएस से ज्यादा हो तब कैसी कंडीशन होगी? तब बच्चों आएगा इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। अगर एडी एएस से कम है या फिर एडी एएस से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में यहां से इमर्ज होगा माल इकोनॉमी के अंदर बिकने के लिए तैयार है लेकिन कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है। ऐसे ही कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है लेकिन इकोनॉमी में उतनी सप्लाई है ही नहीं। तो पहली वाली कंडीशन में आएगा डिफ्लेशन, दूसरी वाली कंडीशन में आएगा इन्फ्लेशन। और इस कंडीशन से यहां तक पहुंचने के लिए, एडी इक्वल्स टू एएस तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट अपनाती है फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज। ये बात थी टोटल ओवरऑल एडी एएस अप्रोच की। अभी इसकी ग्राफ की बात भी करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा। और एक कंडीशन और है यहाँ पे, अगर मुझे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर सोचना है कि जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है
तो एडी और एएस इक्वल रहता है। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई और एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। कंजम्पशन से कंजम्पशन गया, तो जब भी इकोनॉमी होगी इक्विलिब्रियम में, तो मेरा इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होगा। यदि इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है, इस अप्रोच को नाम दिया गया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच या फिर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच। तो एग्जाम में यदि आया एडी एएस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो आपको वहां पर पहले बताना पड़ेगा एडी क्या है, फिर बताना पड़ेगा एएस क्या है, और फिर बताना पड़ेगा दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे तब क्या कंडीशन इमर्ज होगी। अगर कहता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग बताओ, तब मुझे इन्वेस्टमेंट बताना है, सेविंग बताना है, और कैसे इक्वल हुआ इस डेरिवेशन को बताना है। तो फाइनली मेरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। दो अप्रोच है, एडी एएस अप्रोच और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, जिस टेबल में मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई किया है। यहाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, इकोनॉमी में जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो 20 है, चाहे इनकम हो या नहीं हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा। एमपीसी की वैल्यू 0.80 है। 0.80 का मतलब जितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर चेंज होगी उसका 80% पार्ट खर्च होगा। अगर 100 रुपए इनकम बढ़ी तो 80 रुपए खर्च होंगे, तो इसका मतलब सेव कितना होगा, 20 रुपए। एडिशनल इनकम को डिवाइड किया है 0.80 और 0.20 में। फर्दर कहता है ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा है 40, और मेरा चेंज इन इनकम है, बार बार इनकम चेंज होगी 100 रुपए से। तो सबसे पहले जब मेरी इनकम थी 0, तो सीधी बात एग्रीगेट सप्लाई भी 0 होगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 20, चेंज इन कंजम्पशन यहाँ पर कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गया 40, जो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। मुझे एडी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी है सी प्लस आई, और सी कैसे निकालेंगे, सी का फॉर्मूला है सी बार प्लस चेंज इन कंजम्पशन। सी बार की वैल्यू 20, कंजम्पशन स्टार्टिंग में 0, एडिशनल कंजम्पशन है 0, तो टोटल कंजम्पशन आ गया 20। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है मेरा 40, एडी की वैल्यू आ गई 7, एडी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है सेविंग्स, तो सेविंग्स का क्या फॉर्मूला है, सेविंग इनकम का वह पार्ट है, सेविंग है इनकम का वह पार्ट जो हमने खर्च नहीं किया। तो इनकम में से यदि माइनस कर दूं कंजम्पशन, तो सेविंग्स की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल जब इनकम 0 है तब मेरा कंजम्पशन कितना है, तब कंजम्पशन की वैल्यू है 20, तो मेरा सेविंग्स आ गया माइनस के 20। अब मेरी इनकम बढ़ी 100 रुपए से, इनकम चेंज हुई 100 रुपए से, तो एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाएगा 100, ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम वही रहेगा, एमपीएस 0.80 है इसलिए खर्चा बढ़ जाएगा 80 से। मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 80 प्लस 20 100, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम वही रहेगा 40, मेरा टोटल एडी आ गया 140। सेविंग का वैल्यू निकालनी है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम है 100, कंजम्पशन है 100, इसका मतलब सेविंग्स आ गया 0, और यहीं पर इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। आगे और चलें, इनकम और बढ़ी 100 रुपए से, अब इनकम हो गई 200, एग्रीगेट सप्लाई 200, इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम रहेगा, चेंज इन कंजम्पशन 80 रुपए से कंजम्पशन और बढ़ गया 80, और 80 ये हो गया 160, मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 180, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सेम वही रहेगा 40, एडी की वैल्यू आ गई 180 प्लस 40 220। सेविंग्स निकालनी है, फॉर्मूला इनकम 200 माइनस कंजम्पशन 180, सेविंग आ गई 20, मतलब सेविंग पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गई। फर्दर मैंने और 100 रुपए की इनकम जनरेट की, इकोनॉमी में कुल इनकम हो गई 300, एग्रीगेट सप्लाई 300, ऑटोनोमस कंजम्पशन वही 80, 80 का खर्चा और बढ़ा, ऑटोनोमस कंजम्पशन वही 20, 80 का खर्चा और बढ़ा, टोटल कंजम्पशन हो गया एडिशनल कंजम्पशन 240। अब कुल सी की वैल्यू आ गई, कुल कंजम्पशन आ गया 207, इन्वेस्टमेंट सेम वही 40। अब मेरी इकोनॉमी के अंदर टोटल एडी की वैल्यू आ गई 300। इस 300 रुपए की इनकम से पहले, इस 300 रुपए की इनकम से पहले इनकम मेरी 0 100 200, और एडी की वैल्यू कितनी 60 140 220, मतलब 300 रुपए से पहले इनकम कम है और एडी की वैल्यू ज्यादा है। 300 रुपए से पहले एएस कम है और एडी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे कम, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले ही इस गैप को दूर करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगी, ताकि भविष्य में ऐसी कंडीशन नहीं हो। 300 रुपए की इनकम पे डिमांड भी 300 रुपए, टोटल डिमांड इकोनॉमी की वो भी 300 रुपए होगी, और इकोनॉमी की कुल सप्लाई भी 300 रुपए होगी। ये मेरा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसके बाद अब मेरी इनकम हुई 400, कुल खर्चा कितना होगा 360, मतलब
कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल 360, 360 नहीं 380। टोटल मेरा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आया 380। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अब मेरा इनकम ज्यादा है और एडी की वैल्यू कम है, यहां से इकोनॉमी में डिफ्लेशन जनरेट होना चालू हो। और जब इकोनॉमी में 400 रुपए की इनकम है, इकोनॉमी में कंजम्पशन है हाउस होल्ड के द्वारा 340, तो यहां पर हाउस होल्ड सेल्स कर रहे हैं 60 रुपए। ये मेरी कंडीशन जब एडी की वैल्यू कम है एएस से, यहां पर है इक्वल, ये है मेरा इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इससे ऊपर मेरी कंडीशन है एडी इज मोर देन एएस। तो यहां पर आएगा इन्फ्लेशन, यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम या फिर इनकम इक्विलिब्रियम, और इसके बाद डिफ्लेशन। मैंने सेम यही वैल्यू प्लॉट कर दी ग्राफ में। मैंने यहां पर एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग बात कर ली सब सेविंग। अब मुझे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू बात करनी है, क्योंकि मैंने ऊपर डिस्कस किया है जहां भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी एडीएएस बराबर होगा और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। 300 रुपए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एएस 300, एडी 300 इक्विलिब्रियम में है। सेविंग्स कितनी है, सेविंग यहाँ पर है 40 और इन्वेस्टमेंट कितना है 40, बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे और एडीएएस दोनों इक्वल होंगे। ये मैंने दोनों का कंबाइंड ग्राफ बना दिया है, एडीएएस का और सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर एडीएएस इक्वल है, ये आ गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, यहीं पर मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये मेरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले मतलब जब एडी की वैल्यू ज्यादा है एएस से, तो यहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन होगा, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो एडी का फॉर्मूला आएगा सी प्लस आई, एएस का आएगा सी प्लस एस, कंजम्पशन से कंजम्पशन गया। तो जब भी एडी एएस से ज्यादा है वहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेविंग से होनी चाहिए ज्यादा, बिल्कुल। मेरा इन्वेस्टमेंट ऑरेंज लाइन, सेविंग ब्लू लाइन। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है। और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद की बात करें, अब मेरा एडी की वैल्यू एएस से रहेगा कम, तो यहां पर सी प्लस आई इज लेस देन सी प्लस एस, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी सेविंग से कम। तो इस पॉइंट के बाद सेविंग्स ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, या फिर एएस की वैल्यू ज्यादा और एडी की वैल्यू कम। इस वाले सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाले ग्राफ में ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला, जहां सेविंग जीरो है, ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहां तक कंडीशन ये आई इन्फ्लेशन वाली, ये इक्विलिब्रियम, इसके बाद डिफ्लेशन। ऐसे इस जगह इक्विलिब्रियम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये बात थी बच्चों सेविंग इन्वेस्टमेंट और एडीएएस अप्रोच के रिगार्डिंग। एक बात और कर लें इसी लेक्चर में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं, बात कर लें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हम अपने अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करता जाए, प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, तब मेरी इकोनॉमी की कुल इनकम पर क्या इफेक्ट आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लूं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब इकोनॉमी के अंदर अगर लोग पैसा सेव करते जाएं तो क्या इकोनॉमी की कुल सेविंग्स इफेक्ट होगी, क्या इकोनॉमी के अंदर कुल सेविंग्स बढ़ेगी। जैसे मैं जो मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, वो बात करेगा कि इकोनॉमी में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि हमेशा ऐसा मानते हैं लोग जितनी इनकम कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट करेंगे खर्च, कुछ पार्ट करेंगे सेव। अब यदि खर्चा बढ़ाएंगे तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो दूसरे की इनकम बढ़ेगी, और वो भी यदि खर्चा ज्यादा करेगा तो वापस खर्चा इंक्रीज, इनकम इंक्रीज। तो यहां से एक बात आएगी, कस्टमर जितना ज्यादा खर्चा करेगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ेगी। तो क्या सेम यही रूल सेविंग्स पर भी अप्लाई होता है। यदि कंज्यूमर
इनकम, कंज्यूमर इनकम में से कुछ पार्ट बार बार सेव करते जाएं, सेविंग्स हर बार इंक्रीज करते जाएं, तो क्या इकोनॉमी की कुल सेविंग बढ़ेगी। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यहाँ इसका कहना है कि कंज्यूमर यदि कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तब तो इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यदि सेविंग्स इंक्रीज करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो इससे इकोनॉमी की मनी सप्लाई रुक जाएगी और इकोनॉमी के अंदर कुल सेविंग्स है वो इंक्रीज नहीं होगी। पर्सन की इंडिविजुअल सेविंग्स तो राइज होगी लेकिन इकोनॉमी की कुल सेविंग्स राइज नहीं होगी, क्योंकि यदि हर व्यक्ति या जो व्यक्ति आज इनकम कमा रहे हैं वो अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करते जाएंगे तो उस इनकम में से जो पार्ट सेव किया जा रहा है आने वाले समय में वो इकोनॉमी में नहीं जाएगा, इकोनॉमी में लेस मनी सप्लाई होगी। तो पहले जिन लोगों ने उस खर्चे में से इनकम जनरेट की होगी अगले टाइम पीरियड में वो इनकम कमा ही नहीं पाएंगे, और इनकम ही नहीं कमा पाएंगे तो वापस इकोनॉमी में सेविंग्स ना होगी और ना ही खर्चा होगा। तो यहाँ कहता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब एज पीपल रिड्यूस देयर कंजम्पशन एंड स्टार्ट सेविंग इट लीड्स टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे जैसे लोग खर्चा करेंगे सेविंग्स इंक्रीज करते हुए जाएंगे तो सेविंग इंक्रीज करने की वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर आगे कहता है एंड टोटल सेविंग विल आइदर रिड्यूस और नॉट चेंज, और टोटल सेविंग या तो रिड्यूस होगी या चेंज नहीं होगी। ड्यू टू इंडिविजुअल सेविंग्स टोटल सेविंग्स ऑफ इकोनॉमी विल नॉट राइज। यदि हर व्यक्ति पैसा सेव करता जाएगा तो इकोनॉमी की कुल सेविंग्स राइज कभी नहीं होगी, उल्टा आने वाले समय में पैसा सेव करने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई रुक जाएगी या मनी सप्लाई हो जाएगी कम, लोगों की इनकम कम जनरेट होगी, तो आने वाले समय में डिफ्लेशन मंदी का दौर आ जाएगा। तो मंदी के दौर में आरबीआई अलग अलग स्कीम से लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि पैसा बैंक में सेव ना करें, पैसा बाजार में खर्च करें ताकि इकोनॉमी के अंदर पैसा आए और इकोनॉमी डिफ्लेशन से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ बढ़ने लगे। तो अल्टीमेट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का कहना है इकोनॉमी में लोग जितनी ज्यादा सेविंग्स करेंगे सेविंग्स का इफेक्ट आएगा डिफ्लेशन के फॉर्म में, सेविंग्स करने से इकोनॉमी की कुल सेविंग राइज नहीं होगी। तो बच्चों ऐसे रिलेटेड टॉपिक जो कि मल्टीप्लायर वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।